तो आप देख रहे हैं कल की तैयारी, एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं, उस आधार पर करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी कल के बाजार की, यानी आने वाले कल के बाजार की एडवांस में तैयारी। वो इंडेक्स स्तरों पर हो, सेक्टर कौन कौन से रडार पे रखना है, खबरों के दम पे कहां नजर रखनी है, ये सारी बातें हम आपके सामने रखते हैं। और यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। बाजार बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, कल की तैयारी में अपने सवाल पूछने के लिए करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर जाना है, अपने सवाल पोस्ट करने हैं और उसका जवाब के लिए दिन का वेट करना है। जी हाँ, यानी आज जो आप पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा। इन सवालों के जवाब आपने शुक्रवार को मांगे थे, उनका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर किया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, ये जरूर बताइए। आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे। इन सबके बीच में जरा देख लेते हैं बाजार ने क्लोजिंग कहां पे ली। तो 103 अंक चढ़कर 26,000 के पार बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी 433 अंकों की तेजी के साथ 58,950 के लेवल पर बंद हुआ, यानी कि 59,000 से बस कुछ कदम दूर ये क्लोजिंग रही स्तरों पर। अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट की, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो मिड कैप में 0.5% से ज्यादा की मजबूती रही, 61,167 के लेवल पर बंद हुआ, 423 अंकों की तेजी हमें नजर आई। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहां लगभग 85 अंकों की तेजी रही, 0.5% मजबूती के साथ बंद हुआ, 18,338 के स्तर पर स्मॉल कैप में आज तेजी के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी के गेनर्स के लेकर आइए हीरो मोटो, और यहां पर देखिए आज का हीरो रहा है हीरो मोटो, लगभग 4.5% की। और यहां पर निफ्टी का टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर, इटर्नल, ये सब लगभग 2% चले। आयशर मोटर्स 1.5% से ज्यादा चला। मारुति सुजुकी में 1.5% के आसपास की तेजी रही और बजाज ऑटो में भी 1.25% का उछाल देखने को मिला। दबाव टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल, नतीजों का इंपैक्ट ऐसा पड़ा कि निफ्टी का टॉप लूजर बना, आज 0.5% टूटा हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% की गिरावट, जियो फाइनेंस में लगभग 0.5% से ज्यादा की गिरावट, एचडीएफसी लाइफ और एशियन पेंट्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक में भी 0.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो एक वक्त पे 1700 के था, वो 1552 शेयर ऐसे नजर आए जो कि क्लोजिंग में हरे निशान है, और 1395 शेयर ऐसे थे जो कि आज दबाव के साथ क्लोजिंग जिन्होंने ली। तो ये पूरा बाजार का मूड और माहौल हम आपके सामने रखा। इस बीच में परिचय दूं, हमारे साथ नंदिश शाह साहब जुड़ रहे हैं जो एवीपी हैं पीसी रिसर्च एंड एडवाइजरी फंडामेंटल मैनेजमेंट से, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस से ये ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू सो मच आप इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नंदिश, जिस तरह की बाजार ने मजबूती दिखाई है, जाहिर बात है कि वो बहुत ही सस्टेनेबल भी लग रही है, और उसके साथ ही एक ऑप्टिमिज्म भी आ रहा है इस बाजार को देखते हुए, जो एक कंसिस्टेंसी नहीं नजर आई है। अभी भी यही है, 26,000 का लेवल निफ्टी ने तो पार कर दिया, लेकिन 59,000 के लेवल से थोड़ा ही दूर है बैंक निफ्टी। बताइए क्या रणनीति रखी जाए इस बाजार में? सर, करंटली हमारा व्यू पॉजिटिव है बाजार पे, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में, उसमें भी पीएसयू बैंक्स में खास करके, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम हमने अर्निंग्स अपग्रेड देखे हैं एंड स्लो एंड स्टेडीली सबके ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग नंबर्स है वो काफी नीचे आए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उसमें बहुत सारा उन्होंने नॉन-कोर एसेट्स बेचे, इसकी वजह से कैपिटल एडिक्वेसी काफी अच्छी हो गई है। हमारा सबसे प्रेफर्ड पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्मॉल कैप में हमारा प्रेफर्ड पिक है इंडियन बैंक। तो पीएसयू बैंक जो हैं वो इस बाजार में ज्यादा बेहतर नजर आती हुई है, और यहां पर जो है वो दाव खेला जा सकता है, और किन किन स्टॉक्स को कहीं ना कहीं आपको अपने रडार पे रखना है वो भी आपको नंदिश ने बता दिया। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे, और अब अपने दर्शकों के सवालों की जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और पहला जो सवाल है हमारे दर्शक का, वो हैं कृष्णा राहुल हैं। इन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की है और एलआईसी में खरीदारी की है। टाटा स्टील में इन्होंने 164 के लेवल पे बाइंग की हुई है, एलआईसी में इन्होंने
90 के भाव पे खरीदारी की है और दोनों स्टॉक पे नजरिया जानना चाहते हैं। अगर हम बात करें LIC की सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि LIC में एक तेजी कायम है, लगभग आधा % मजबूत होता हुआ 915 के लेवल पे इस वक्त LIC साफ तौर पर नजर आ रहा है। पिछले 7 दिनों में एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ LIC का शेयर, और साफ तौर पर पिछले 1 महीने में देखें तो ठीक ठाक, मतलब 3.5% है इस वोलेटाइल मार्केट में। LIC का लेवल 890 फायदे में है, और दूसरा जो इनका स्टॉक है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, और उसका भाव जो है वो साफ तौर पर आपके सामने हम लेकर आते हैं। टाटा स्टील 164, दोनों की इंटरेस्टिंग खरीदारी। देश बताइए क्या करना चाहिए। विल स्टार्ट विद टाटा स्टील। सो टाटा स्टील पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। स्लो एंड स्टेडीली टाटा स्टील अभी मैक्सिमम जो अर्निंग्स आएगी दैट कम फ्रॉम इंडिया बिजनेस, वेयर उनके पास टू इंटीग्रेशन ऑफ आयरन और माइंस है। तो अगर आयरन और के भाव बढ़ते हैं तो इनका इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा वो इसको टाटा स्टील को मिल सकता है। यूरोप में उन्होंने ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन बंद करके वहां पर उनका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का काम चालू हो गया, which is likely to get complete in the next 1 year. So maximum earnings are likely to come from India, and Tata Steel is one of the most integrated player in terms of steel manufacturing for India. So Tata Steel will be the one of the biggest beneficiaries. ऐसा लगता है कि दिसंबर में थोड़ा प्रेशर आएगा in terms of realization, but over a longer period of time, Tata Steel is likely to see the maximum benefit in terms of volume growth and also in terms of margin increment. तो ये है टाटा स्टील पर आपको मिलती हुई और LIC पर भी आपको मिलती हुई। इस बीच हमारे साथ वत्सल भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच वत्सल, अपना कीमती समय देने के लिए। और चलिए सवाल के साथ मैं आऊं, लेकिन उससे पहले जरा मैं बाजार पर एक नजरिया जानना चाहता हूं। टेक्निकल लेवल पे बाजार में बताइए, कल जो लोग उतरेंगे बाजार में वो किस तरह से बाजार में अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और कोई लेवल्स हो खास तौर पे ध्यान रखना है तो उस पर भी राय दीजिए। जी, अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक एक बाय डिप्स का स्ट्रेटजी रख के निफ्टी पे चलना चाहिए। तो मुझे ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा लगता है। अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 25,900 के लेवल्स पे। ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस में देख रहा हूँ वो पहला रेजिस्टेंस है 26,100 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जहां पे निफ्टी में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला था। वहां से हमें वापस से एक बाइंग देखने को मिली थी। तो निफ्टी का जो अंडरटोन है वो बुलिश है, तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी रख के चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो अगर 25,900 का लेवल मिलता है तो वो एक अच्छा रहेगा। पोजिशनल सपोर्ट की बात करूं तो जैसे मैंने बोला 25,700 ये पोजिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक 25,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो तब तक एक बुलिश नजरिए के साथ, बुलिश व्यू पॉइंट के साथ बाजार में लॉन्ग में ही ट्रेड में बने रहना चाहिए। निफ्टी के लेवल्स भी बता दीजिए। तो निफ्टी के अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है वो है 26,100। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 25,900 पे। पोजिशनल सपोर्ट रहेगा 25,700। अगर मैं पोजिशनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो होगा 26,300। एक बार 26,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो वहां से हमें एक अच्छी शानदार रैली देखने को मिल सकती है, इवन टुवर्ड्स 27,200। 26,100, 26,300 अहम लेवल, यहाँ से जो है वो बड़ी रैली नजर आ सकती है। लेकिन याद रखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो बने हुए हैं वो लॉन्ग करके ही चलें। 25,700 का जो स्तर है वहां पर आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी। चलिए इन सब के बीच में अब अगला सवाल लेते हैं लाल बाबू महतो का। दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा, कल्याण ज्वेलर्स पे राय जानना चाहते हैं, और नंदेश इन्होंने खरीदारी 521 की खरीदारी के स्तर को देखें तो यहाँ 21,717 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। नजरिया इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमें बताइए मीडियम टू लॉन्ग टर्म कल्याण ज्वेलर्स कैसा लगता है 521 की बाइंग के हिसाब से। सर कल्याण ज्वेलर्स पर हमारा पॉजिटिव रेटिंग है और हाई रेटिंग भी है। तो अगर मैं उसका सेकंड क्वार्टर्स के नंबर्स के बारे में बात करता हूं तो कंपैरेटिवली टू देयर पीयर्स कल्याण ज्वेलर्स हैज आउटपरफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ,
वहां पर स्टेडीली मार्जिन इंक्रीज भी हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट्स। तो हमारा अगर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसमें कल्याण में बने रहने की हमारा एडवाइस है। तो पॉजिटिव नजरिया कल्याण ज्वेलर्स पे बने रहिए। बढ़ते आगे, सचिन वैद का सवाल लेते हैं और इनके पास बीएसई लिमिटेड है और इनकी खरीदारी का स्तर है 2600 का और लगता है कि फिलहाल की जो रैली थी उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने एंट्री पॉइंट खोज लिया और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा फायदा इनको होता हुआ 87,000 रुपए का यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ। वत्सल, बीएसई में कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या आपको लगता है कि 3,000 तक भी जा सकता है? सबसे पहले तो इनकी जो एंट्री है वो बहुत ही एक शानदार पॉइंट पे इन्होंने एंट्री ली है जो 2600 के लेवल है। मुझे लगता है स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आगे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पार्ट 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉक को उनको एक ट्रेल एसएल लगाना होगा 2700 का, और यहाँ पे 50% प्रॉफिट वो बुक कर सकते हैं और बाकी होल्ड कर सकते हैं एक ट्रेल एसएल के साथ, 2700 के ट्रेल एसएल के साथ वो होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो आपको स्टॉप लॉस भी सजा दिया गया और किस तरह की रणनीति रखनी है वो भी नंदिश ने आपको बताया। शाहला परवीन हमारी अगली दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। कॉनकॉर इनके पास है नंदिश और इनकी बाइंग प्राइस है 590 590 की इनकी खरीदारी है कंटेनर कॉप में और थोड़ा हल्का नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ 518 के भाव पे फिलहाल चल रहा है। स्टॉक का क्या नजरिया बन रहा है कंटेनर कॉप में 590 की बाइंग के हिसाब से नंदिश? कंटेनर कॉप पर हमारा पॉजिटिव है। कंटेनर कॉप इंडिया लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ये दोनों साइड में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सिम ट्रेड, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड्स। वहां पर उनका मिक्स ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक इट इज 60%, इन टर्म्स ऑफ इट इज 40%। वो उन्होंने जो 2-3 टाइप किया है रिसेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी सीमेंट के साथ, जहां स्लो एंड स्टेडीली सीमेंट इज लाइकली टू टेक अ रेल रूट और वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टू बी कंटेनर कॉप। सो व्यू पॉजिटिव है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन पर। तो बने रहने की आपको सलाह, यहाँ पर आगे बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। हरीश चंद्र निर्मल जी का सवाल लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 192 की, फिलहाल 28,200 के ऊपर का इनको नुकसान होता हुआ शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। वत्सल, इरकॉन इंटरनेशनल थोड़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है, 168-70 भाव पे चल रहा है और इनकी बाइंग 192 यानी 192 की है। शॉर्ट टर्म का व्यू? तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो स्टॉक में अपने जो डिमांड जोन था वहाँ अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने अपने जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज है वहां पे स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 161 के लेवल पे। तो पर मुझे जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है तो मेरा इसमें एक व्यू बन रहा है शॉर्ट टर्म, तो मुझे लगता है 180 के लेवल्स इनको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इनको 180 के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो वहां पे उनको एक पार्ट लॉस बुक करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 164। 164 का स्टॉप लॉस और बने रहे इरकॉन इंटरनेशनल में। बढ़ते आगे, रविंद्र कुमार का सवाल लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहते हैं नंदिश। 103 शेयर हैं इनके पास और इन्होंने 1918 यानी कि 1918 के भाव पे खरीदारी की है। 5,000 से ऊपर का नुकसान झेल। बताइए क्या करना चाहिए? हालांकि नजरिया इनका शॉर्ट टर्म का है तो मैं वत्सल के पास भी जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ग्लेनमार्क फार्मा पे एक फंडामेंटल व्यू भी दीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा पर फंडामेंटल व्यू पॉजिटिव है। जब भी मैं Q2 के नंबर्स देखता हूं तो इसमें ऐसा जो उन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं काफी वीक नंबर है। अगर मैं वन ऑफ निकाल देता हूं तो इन टर्म्स ऑफ नेट कमिंग एट अ लॉस। सो अगर व्यू पॉजिटिव है तो करंटली बने रहना चाहिए, लेकिन इसमें नई खरीदारी की मैं राय नहीं। चलिए, नई खरीदारी की राय नहीं है। वत्सल, आप जरा बताइए, ग्लेनमार्क फार्मा शॉर्ट टर्म नजरिए से 1900 के ऊपर की खरीदारी है इनकी? तो मेरे ख्याल से स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 1820 और 1830 के लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी 1900 के ऊपर की खरीदारी है तो इनको 1810 का एक एसएल रख के स्टॉक होल्ड करना चाहिए।
चलिए, तो पॉजिटिव व्यू यहां पर बन रहा है। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान दीजिए और बने रहने की सलाह। नरेश भावसार अहमदाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है। बिड़ला सॉफ्ट इनके पास है, 400 का इन्होंने लिया हुआ है, 50 शेयर इनके पास हैं और इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक। आज बिड़ला सॉफ्ट में एक तेजी भी नजर आई। बताइए नंदेश, क्या करना चाहिए बिड़ला सॉफ्ट में? 400 बाइंग। Sir, in terms of cement pack, we usually recommend a large cement play like an Ultratech or a Ambuja cement. So Birla Soft से निकल के we would recommend a large entering into a large cap cement company. चलिए, तो थोड़ा और बेहतर विकल्पों की तरफ आपको देखना होगा। सुभाष नाहर का सवाल लेते हैं और इनका सवाल अशोक लेलैंड पे है। 232 की इनकी बाइंग है वत्सल, और यहाँ पर है वो अच्छा खासा 47,600 के ऊपर का नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया फिलहाल अशोक लेलैंड में, बताइए क्या करना चाहिए? जी, तो शॉर्ट टर्म का नजरिया अशोक लेलैंड में बुलिश बन रहा है। स्टॉक ने एक जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, पर स्टॉक में एक मोमेंटम तभी गेन होगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 152 के लेवल के ऊपर, एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देगा। तो मुझे लगता है तो उन्हें 141 के एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 1 का एसएल होल्ड करने की सलाह, फिलहाल बुलिश नजरिया। अनीता चंद्रा जी ने जेबीएम ऑटो का शेयर खरीदा हुआ है और 125 शेयर हैं। 717 के भाव पे इनकी खरीदारी है जेबीएम ऑटो पे। फिलहाल 642 के लेवल पर चल रहा है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। बताइए क्या करना चाहिए वत्सल? जी, आप रिपीट कर सकेंगे? सॉरी। जेबीएम ऑटो शॉर्ट टर्म नजरिया है 717। अच्छा, तो अगर मैं जेबीएम ऑटो की बात करूं तो जेबीएम ऑटो को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 620 का स्टॉप लॉस एक रख के जेबीएम ऑटो को होल्ड करना चाहिए। 121 का स्टॉप लॉस बनाइए और होल्ड करने की आपको यहाँ पर सलाह जेबीएम ऑटो में। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम आगे चर्चा में उन सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। नंदेश जी, जरा अपनी टॉप आज के लिए बता दीजिए। सर, मेरी टॉप पिक आज के लिए विशाल मेगा मार्ट, जहां पर हमारा टारगेट प्राइस 180 का है। अगर मैं उसके सितंबर नंबर्स की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 22% ईयर ऑन रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है और उन्होंने कम 25 स्टोर नए एडिशंस किए हैं, व्हिच इज ऑलमोस्ट 15% ईयर ऑन ईयर हायर। So we believe that VMM is likely to be the biggest beneficiaries of any recovery in the tier 2 and tier 3 cities in terms of consumption. So हमारा जो ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है, which is almost 30% CAGR growth for PAT और FY 25 to 28. विशाल मेगा मार्ट एक साल के नजरिए से 180 लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह। वत्सल, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? मेरे रडार पे दो स्टॉक है। पहला स्टॉक है HCL टेक। ये जो स्टॉक है वो आईटी टेक में भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें डेली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिक्लेम करके सस्टेन कर रहा है। तो 1606 पे बाइंग रहेगी, 65 का एसएल रहेगा और शॉर्ट टर्म ये जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1670 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अपने डिमांड जोन में से बाइंग देखने को मिली है। तो स्टॉक का क्लोजिंग है 580 का, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। स्टॉक में एक एसएल रखना होगा 559 का। ऊपर की ओर जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 620 के टारगेट देख रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए, तो 615 620 लक्ष्य पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में नजर आते हुए वत्सल जी की राय में। शुक्रिया करेंगे वत्सल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी इस खास शो में आज के लिए इतना ही। अपने सवाल पोस्ट कीजिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।